हेलो फ्रेंड्स, तो आइए अब आज हम लोग क्लास 9th का संख्या पद्धति एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो आइए अब हम देखते हैं। इसमें हम पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि आखिरकार संख्या पद्धति कहते किसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा है प्राकृत संख्या। आखिर संख्या से पहली संख्या कौन सी हो गई? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। तो आइए देखते हैं हम प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो एक से शुरू होने वाली संख्या जो कि अनंत तक जाए उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसका मैंने डिफिनेशन में लिखा है कि वे संख्याएं जिनका उपयोग प्रत्यक्ष वस्तुओं की गिनती में की जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि अनंत तक वो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी प्राकृत संख्या। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जिस संख्या का उपयोग हम वस्तु को गिनने में करते हैं उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि ये एक वस्तु है, दो वस्तु है, 3 4 कुछ भी हम बोल सकते हैं, तो क्या होगा? हमारा प्राकृत संख्या। इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो आपको बोलना होगा एक हमारी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। यह है इसका एन फॉर नेचुरल। तो यहाँ पे इसका जो है इसको किस से डिनोट करते हैं हम लोग? तो एन द्वारा सूचित करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में लोग बोलते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर किसे कहते हैं? कि यदि हम शून्य को प्राकृत संख्या में शामिल कर दें, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। मतलब कि ये जो प्राकृत संख्या था एक से शुरू हो रही थी, अगर इसमें हम शून्य को जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगी? हमारी पूर्ण संख्या। तो अगर ये पूर्ण संख्या हो गया तो इसमें अब हमारा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी कि 0। और इसको किसके द्वारा सूचित करते हैं? इसका इंग्लिश नेम है होल नंबर्स, तो इसको W के द्वारा सूचित करते हैं। एक बात और आप याद रखेंगे, देखिए इसमें 0 है बट इसमें 0 नहीं है, और बाद में इसमें जो 1 2 3 4 5 है इसमें वो सारा चीज़ है। तो एक कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन? ये प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। कैसे? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है और प्राकृत संख्या में हमारा शून्य नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम अगला पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। कहता है पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऋणात्मक संख्याओं, शून्य और प्राकृत संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि हमारा जो प्राकृत संख्या था 1 से लेकर अनंत तक, फिर पूर्ण संख्या उसमें 0 शामिल कर दिए। अब पूर्णांक में उसमें और ऋणात्मक, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 है ना, इसके सब के सामने माइनस लगा देंगे, तो वो हमारा टोटल संग्रह जो बनेगा संख्या का, वो क्या होगा? हमारा पूर्णांक होगा। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है कि -3 -2 फिर -1 फिर 0 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। तो अब देखिए पूर्णांक में सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं होती है, तो इसको हम नहीं रखेंगे। फिर देखिए शून्य जो है हमारा बीच में जो यार शून्य है, जिसके लेफ्ट साइड माइनस स्टार्ट होता है और राइट साइड पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट साइड यानी कि इधर ऋणात्मक हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? हमारा धनात्मक हो जाएगा। तो इसके बीच में जो हमारा शून्य है, तो शून्य क्या है? तो शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए पूर्णांक था, इसका इंग्लिश में इंटीजर, लेकिन इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? जेड से सूचित करते हैं। और जेड शब्द कहाँ से आया है? तो जेड शब्द जो है एक जर्मन शब्द है, जो कि जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है संख्याओं का गिनना। जिसका अर्थ होता है संख्याओं का गिनना। आइए अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा कहता है परिमेय संख्या, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 में भी है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर को आर से चूंकि हम डिनोट करते हैं, तो हम लिखे हैं संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q यानी कि बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये जो p/q है, इसमें p और q दोनों क्या हो सकता है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। लेकिन इसके बटे में जो यहाँ पे q है, वो q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो 0 छोड़ के कुछ भी होगा तभी वो परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका मैंने कुछ एग्जांपल भी लिया, जैसे कि 5/6 8/13, या पे आप कुछ भी ले सकते हैं। और इसे किसे परिमेय संख्या को किसी तरह सूचित करते हैं? तो इसे बड़ी q द्वारा सूचित किया जाता है। आई होप आपको परिमेय संख्या समझ में आएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए हमारा अगला पॉइंट है तुल्य परिमेय संख्या। वो हमारा था परिमेय संख्या, इस बार क्या है हमारा? तुल्य परिमेय संख्या। तो ये कहते किसे हैं? तो हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का p/q के रूप में उदित निरूपण नहीं होता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। उदाहरण के लिए
1/2 इजक्वल टू 2/4 इजक्वल टू 6/12 इजक्वल टू 25/50। यहाँ पे देखिए ये क्या है, p/q के रूप में सारा, यानी कि ये सारा तो परिमेय संख्या है, लेकिन क्या करा, तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य का मतलब होता है, समझ लीजिए आप, बराबर। जैसे देखिए 1/2 है, ये क्या है 2/4, इसको अगर आप भाग देंगे तो 2 से 2 मर्त में 4, तो ये भी 1/2 होगा। ये क्या है 6/12, इसको भी अगर आप भाग देंगे तो 1/2 ही आएगा। ये 25/50 है, ये भी क्या आएगा 1/2 ही होगा। यानी कि ये सारा आपस में क्या है, बराबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य परिमेय संख्या। आइए तुल्य परिमेय संख्या को हम लोग भिन्न भी कहते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कहता है परिमेय संख्याओं का मानक रूप, यानी कि मानक रूप किसे कहते हैं, मानक रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सरलतम रूप। तो इसका सरलतम रूप जैसे कि ये देखिए 25/50 था, इसका अगर इसको हम भाग करके मतलब इसका छोटा छोटा रूप लेंगे क्या आएगा 1/2, यही इसका मानक रूप होता। चाहिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमने लिखा है एक परिमेय संख्या p/q को हम मानक रूप में होना तब कहते हैं जब p और q में एक के अतिरिक्त कोई भी उमनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि p और q का जो गुणनखंड होता है, यानी कि किससे उसमें भाग लग सकता है, वो एक के अलावा कोई और संख्या नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसका मानक रूप बोलेंगे। तो आइए उसके लिए हमने कुछ एग्जांपल लिया है। जैसे हमने लिखा है कि परिमेय संख्या के मानक रूप को हम सरलतम रूप में होना भी कहते हैं, जैसे 2/6, 3/9, 4/12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए सब का मान जो है या फिर मानक या सरलतम रूप 1/3 ही होगा। यानी कि इसको देखिए 2 से 6 मर्त में 6 को काटेंगे 3 मर्त में, ये भी 3 से 3 मर्त में 9, फिर 4 से 3 मर्त में 12 है। तो इसका सबका मानक रूप या सरलतम रूप क्या हो गया 1/3। तो ये हमारा था परिमेय संख्याओं का मानक रूप। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा अच्छे से। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। यानी कि अगर दो परिमेय संख्या दिया हो और उसके बीच आपको एक परिमेय संख्या निकालना, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। हमने लिखा है कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। यानी कि अगर दो परिमेय संख्या आपको दिया हो, जैसे 2, 3, चाहे 4, 5, कुछ भी अगर आपको दिया हो, तो उसके बीच में जो है ना अनेक अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। तो अब कैसे उसका मान निकालेंगे, आइए देखते हैं। हमने मान लिया कि x और y जो है हमारी दी हुई दो परिमेय संख्या है, तथा x लेस देन y, यानी कि x जो है y से छोटा है। ये याद रखेंगे आप, जिस तरफ इसका ये मुंह खुला हुआ रहेगा वो बड़ा होगा। तो x जो है छोटा है y से और y x से बड़ा है, ठीक है। तब जो है हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस y और 2 से भाग दे देंगे। इससे हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को दो संख्या के बीच एक परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पे कि अगर 1, 2 संख्या रहेगा तो आप तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। लेकिन अगर आपका प्रश्न रहेगा कि इन दोनों के बीच 10 परिमेय संख्या निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आइए उसके लिए भी कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने लिखा है यदि x और y के बीच n परिमेय संख्या, n की जगह आप कुछ भी 5, 10, 15, 100 कुछ भी ले सकते हैं, परिमेय संख्या ज्ञात करना हो जहां x जो है y से छोटा हो, तब हम d का मान निकालेंगे। यहाँ पे d का मान क्या होगा, तो जो बड़ी संख्या, जरूरी नहीं यहाँ पे x प्लस y हमने लिखा है, तो जो बड़ी संख्या से y बड़ी होगी तो y उसमें छोटी संख्या घटा देंगे, यानी कि y माइनस एक्स और होल अपॉन n प्लस 1, यानी कि जितना संख्या आपको निकालना होगा उसमें एक जोड़ के उससे भाग दे देंगे तो हमारा d का मान निकल जाएगा। तो आपने क्या समझा, d बराबर y माइनस एक्स, यानी कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे और जितना संख्या निकालना होगा बटे में उतना में एक जोड़ देंगे, तो मानकर अभिष्ट संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा है कि इसे, ये तो हमारा d का मान निकल जाएगा। परिमेय संख्या निकालेंगे कैसे, तो जैसे देखिए हमारा छोटी संख्या क्या था, x था, और ये हमारा d का मान निकलेगा। तो हम लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। ये जितनी संख्या तक पूछेगा हम वहां पर लिखेंगे x प्लस nd। ये n के जगह पे इसकी पूछी हुई संख्या हो सकती है 5, 6, 10 जो भी हो, तो x प्लस nd करके हम मान निकाल सकते हैं। और जहां पर x तो आपको पता ही है क्या होगा, छोटी संख्या, और d क्या है हमारा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे जितना संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। आइए अगला पॉइंट हमारा कहता है, हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया है, अब हमारा क्या है, ओ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ओ परिमेय संख्या को इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ओ परिमेय संख्या को s को ओ परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। हमने आपको बताया कि अगर किसी भी संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, √3 इसको हम नहीं लिख सकते हैं, √2, √5 या फिर पाई
या फिर क्या ये 0.11 के ऊपर ये जीरो रेखा, यानी कि ये 1 1 1 1 होते चला जाएगा, तो उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। यहाँ देखिए 0.10100, ये देखिए 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 बढ़ते जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आइए अब हम अगला देखते हैं, कहता है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर एक साथ ली गई सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह से जो संख्या का समूह प्राप्त होता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर क्या हो गया, हमारा जो परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या होगा दोनों के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, और इसको किसके द्वारा प्रकट करते हैं हम लोग, आर से सूचित करते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा कहता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी कि ये जो जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, तो आखिर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता कैसा है, तो हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत है या अनवशानी आवृत्ति यानी कि अशांत है, यानी कि उसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो सकता है या तो अशांत। तो शांत कैसे होगा, शांत कहते किसे हैं, तो जैसे कि 0.25 अगर हम लिखते हैं 0.25, इसके बाद हमने कुछ संख्या नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे 0.25 के बाद ये रुक गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। और अशांत किसको बोलते हैं, जैसे कि 0.2525 यानी कि वो जिसमें भाग लगते लग जाए लेकिन उसका अंत ना हो, उसको हम लोग अशांत बोलेंगे, तो वो भी वैसी संख्या भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या। अगला कहता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो हम लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवशानी अनावृत्ति होता है। इसमें क्या था, परिमेय में अनवशानी आवृत्ति होता है। तो इसे अगला पॉइंट है हमारा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या अंतर, यानी कि एक परिमेय संख्या जैसे कि आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, और एक अपरिमेय संख्या यानी कि हम इसमें से √3 √5 कुछ भी ले सकते हैं, तो दोनों का जोड़ हो चाहे अंतर हो, यानी कि जोड़ हो चाहे घटाव हो, वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। जैसा कि हमने आपको एग्जांपल लेके बताया, 2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। फिर देखिए अगर आप एक में 0.11 के ऊपर जीरो रेखा को अगर आप जोड़ते हैं तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगला पॉइंट लिखे हमने कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या एक अपरिमेय संख्या तथा दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा, ये देखिए क्या कहता है, दो अपरिमेय संख्या, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√5, इसके आगे नहीं कुछ तो 1 1, तो 1 + 1 2, तो 2√5 ये क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इससे सिद्ध होता है कि दो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं अपरिमेय होगा, ये परिमेय संख्या भी हो सकता है। अगला हमने एग्जांपल लिया है कि √5 गुना √5 दोनों अपरिमेय संख्या है, अगर इसको आप गुना करेंगे तो क्या होगा, √25, और √25 का क्या होगा, 5 होगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है 5, और 5 क्या है हमारा, परिमेय संख्या। अगला हमने लिखा है √5 भाग √5, इसको जब आप भाग देंगे तो ये एक वर्त में कट जाएगा, तो हमारा 1, और 1 क्या है हमारा, परिमेय संख्या। अगला है हमारा √5 गुना √3 बराबर √15, तो ये क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए ये भी था अपरिमेय, अपरिमेय का गुना परिमेय, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल एक अपरिमेय संख्या ही हो गया। तो ये हमारा ये टॉपिक कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो परिमेय ही होगा, ये अपरिमेय ही होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आइए इसके लिए कुछ हम फॉर्मूला देख लेते हैं अब एक्सरसाइज के लिए। हमारा √√AB, यानी कि रूट के अंदर आपका अगर AB रहेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, √A गुना √B, यानी कि दोनों को अलग अलग रूट कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा √A गुना √B भी रहेगा तो इसको हम √AB भी लिख सकते हैं। अगला है हमारा √A + √B ब्रैकेट में बंद, √A - √B। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A + B और A - B क्या होता है, A² - B², तो √A का स्क्वायर अगर आप करेंगे, √A का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, हमारा A ही होगा, तो A और √B का स्क्वायर B, तो A - B। अगला है हमारा A + √B और A - √B, तो ये भी हमारा वही होगा, A² - B², तो A² यानी A का स्क्वायर, तो A² फिर माइनस √B का स्क्वायर सिर्फ B होगा, तो A² - B हमारा आंसर हो गया। अगला है हमारा √A + √B का होल स्क्वायर, ये A + B के होल स्क्वायर फुटेगा, तो क्या था फॉर्मूला, A² + 2AB + B², तो A² यानी कि √A का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, A होगा प्लस 2AB, तो 2 √A गुना √B हमने आपको बताया क्या होता है, √AB होता है, तो 2 √AB और प्लस √B का स्क्वायर, तो B। अगला है हमारा √A/B, यानी कि अगर डिवाइड में होगा तो इसको हम अलग अलग रूट दे सकते हैं, तो √A अब बटे √B। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए आज का हमारा लास्ट पॉइंट नंबर 15 देखने जा रहे हैं हम लोग। अगर हमारा प्रश्न रहेगा a⁴m इंटू a⁴m, इस ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ a क्या है, आधार यानी कि बेस, और m और n क्या है, पावर यानी कि इसका घात।
तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यानी कि आधार सेम है ए और ए, तो अगर आधार सेम रहता है और गुना रहता है तो क्या होता है, पावर जुट जाता है। तो ए टू द पावर m प्लस n लिखेंगे हम। अगर हमारा रहेगा ए टू द पावर m भाग ए टू द पावर n, अगर यहाँ पे पावर्स अलग अलग हो और हमारा आधार सेम हो और भाग में हो तो क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे पावर को। तो ए टू द पावर m माइनस 1 हमने सीखा, अगर आधार सेम हो और गुना में होगा तो जुटेगा, और अगर आधार सेम हो और भाग में हो तो पावर क्या होगा, घट जाएगा हमारा। फिर अगर देखिए ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, यानी कि पावर सेम हो और आधार अलग अलग हो तो आधार का गुणनफल के पावर में पावर हो जाएगा। तो आधार क्या है, ए और बी, तो ए गुना बी के होल टू द पावर m। अगला अगर रहेगा ए टू द पावर m ब्रैकेट बंद पावर n, तो क्या होगा, पावर के पावर में अगर पावर रहता है तो वो क्या होता है, गुना होता है। तो ए टू द पावर m गुना n, तो हमारा m n हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के पावर जीरो रहेगा, 1, 2, 1000, 10 लाख, 1 करोड़, कुछ भी होगा, तो उसके पावर अगर जीरो होगा तो उसका मान 1 होगा। आइए हम कुछ एग्जांपल भी लिए हैं। अगर देखिए 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3 होगा, तो इसका देखिए आप आधार दोनों का 2 और 2 सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 का पावर 4 जोड़ 3, तो 2 का पावर 7। अगर रहेगा 3 का पावर 4 भाग 3 का पावर 2, इसमें देखिए आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो भाग अगर है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 3 का पावर 4 माइनस 2, तो 3 का पावर 2। अगर रहेगा 5 का पावर 2 गुना 2 का पावर 2, इसका देखिए आधार अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हम बताएं फॉर्मूला आपको कि आधार का गुना कर देंगे, तो 5 गुना 2 कर देंगे, तो 5 गुना 2 होल का पावर जो पावर था तो 2 बराबर 10 का पावर 2। अगला अगर रहेगा 6 का स्क्वायर कि होल टू द पावर 3, तो हमको बताएं अगर पावर के ऊपर पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 6 का पावर 2 और 3 था, तो 2 गुना 3 बराबर 6 का पावर 6। अगला अगर 5 के पावर 0 तो 1, 10 के पावर 0 तो 1, x के पावर 0 तो 1, और कितनों पे पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा। तो चाहिए आज का हमारा ये इंट्रोडक्शन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके कुछ एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।